Dear students, now we will discuss today a new chapter that is called laws of motion. देखिए, पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में भी मैंने आपको क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मोशन. और स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया सर्कुलर मोशन. लेकिन यहाँ लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ. मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉज. कॉज मीन्स एनी फोर्स, यानी कि बॉडी का मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं. मतलब हम उसमें फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. लेकिन जब बात आती है किसके, लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में हम स्टडी करते हैं किसकी, कि बॉडी अगर मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर उसका मोशन रुक गया है तो क्यों रुक गया है, और किस तरीके से बॉडी पर फोर्स अप्लाइड हो रही है. तो हम ये सब पढ़ते हैं अंडर द लॉज ऑफ मोशन. तो बेटा लॉज ऑफ मोशन बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it is at rest और it is in motion. यानी अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और मोशन में है तो उस कंडीशन के दौरान हम ये देखेंगे कि उस पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है और किस तरीके की फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है. तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे. तो हम इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले एक टर्म आती है जिसका नाम है फोर्स. क्या नाम है, फोर्स. सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं. ठीक है बेटा, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऐसे लिखेंगे, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन बी या विच मे बी चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी. यानी कि आपके पास ये एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है. ऐसा नहीं कि करे, इसलिए मैंने क्या लिखा, विच मे बी, मतलब कर सकता है. क्यों, अगर मान लीजिए आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये थोड़ी हो कि दीवार खिसक जाएगी. तो वो खिसक भी सकते, नहीं भी खिसक सकते. मान लीजिए कि कोई बहुत ताकतवर हो तो कुछ भी कर सकता है. तो इसी तरीके से फोर्स क्या है, इट एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच मे बी चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी. ये हमारे पास होता है फोर्स. अब फोर्स की वजह से ही हम बॉडी का मोशन पढ़ेंगे और बॉडी क्यों रेस्ट में है और क्यों मोशन कर रही है वो सब हम यहां पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये चीज जरूर पढ़नी चाहिए, क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 होते हैं. पहला होता है लॉ ऑफ इनर्शिया. दूसरा क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम. या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और लॉ ऑफ फोर्स, ये भी बोल सकते हैं. तीसरा क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन. लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. ये हमारे पास 3 होते हैं. क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अब जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हुए जाएंगे और आप अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाना जैसे मैं लिखूंगा. तो अगर मैं बात करता हूं फोर्स की तो फोर्स मैंने आपको डिफाइन कर दिया, और अगर बात करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करूंगा अब मैं. और यहां पर भी मैं फोर्स कितने टाइप की होगी वो भी आगे बताऊंगा जब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे. अभी तो केवल हमें पता ये होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्स. फोर्स है क्या चीज, वो क्या बला है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है. तो इस तरीके से हम ये पहले स्टडी करेंगे. तो अब बात करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया की. लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, देखिए बेटा, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है आपके पास वो कैसे डिफाइन होता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखिए. तो अब सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया. सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया में हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया.
व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हमें यही समझना है इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी के मास के मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया। कहने का मतलब अगर बॉडी में मास होगा तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी होगी। ओके, तो ये क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जब हमने आपको बता दिया कि किसी बॉडी में मास का होना इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर इनर्शिया को 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो आप मुझे बताइए इनर्शिया का मीनिंग क्या। इनर्शिया का मीनिंग है किसी बॉडी में जो मास होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया भी कितने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि, और इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो उसमें हम सबसे पहले ये डिफाइन कर सकते हैं। क्या, इन द एब्सेंस ऑफ an external force, in the absence of an external force, an object at rest remains at rest and an object in motion continue in motion with a constant velocity, तो देखिए फर्स्ट लॉ सिंपल है। फर्स्ट लॉ क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर कोई बाहर का फोर्स ना लगे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब अगर कोई बाहर का फोर्स ना लगे तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। उसमें कब तक कोई चेंज नहीं आ सकता, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। अब मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक इंक है, अगर ये मेरे हाथ पर ऐसे रखी है तो ये ऐसे ही रखी रहेगी। क्यों, इसकी पोजीशन कब चेंज होगी, इसकी पोजीशन तब चेंज होगी जब मैं इस पर फोर्स लगा दूंगा। देखिए ये फोर्स लगाया, इसको यहां रख दिया, तो अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगी तो ये एक जगह ही रहेगी। ओके, इसी तरीके से सपोज मान लीजिए आप जानते हैं कि अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, अब वो घूम ही रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है कि घूम ही रही है, तो उसकी घूमने की स्थिति कब चेंज हो सकती है, अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर दे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स 0 है तो अगर बॉडी वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क के लिए दे देते हैं, अपनी बुक्स निकालिए, नेट मोबाइल पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और विद एक एग्जांपल के साथ मुझे आप बताइएगा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, आप भी तो कुछ काम करना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है ये आपको अच्छे से कहीं से भी ढूंढकर, बुक्स से, नेट से, कहीं से भी ढूंढकर मुझे आपको बताना है विद एग्जांपल और मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भेज देना है, पर्सनल मैसेज पर, ग्रुप पे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, ये होमवर्क आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको बता दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, अगर बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो चलते हैं अपना दूसरे लॉ की तरफ। ये चलो इसको थोड़ा सा और डायग्राम के जरिए समझाते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। v इक्वल टू कांस्टेंट, मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये रेस्ट में है, किस में है, ये रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा। कब तक, जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ओके, तो हम लिख सकते हैं रेस्ट में है, तो विच मीन्स द एलजेब्रिक सम ऑफ all forces acting on above body is 0। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा F इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखो, ये तुम्हें थोड़ा वर्ड परेशान ना करे, विच मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एलजेब्रिक का मतलब होता है कि सभी चीजों को ऐड कर देना। तो अगर इस बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम, अब हमें नहीं पता कौन कौन सी फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इस पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। आपको थोड़ा वेट करना होगा, अभी तो बस आपको लाइन ये याद रख लेनी है कि इस बॉडी पर बहुत सारी फोर्स लग रही है, हमें नहीं दिख रही है लेकिन लग रही है। तो अगर इस बॉडी पर बहुत सारी फोर्स लग रही है और अगर उसका समीशन 0 है तो वो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। लेकिन सबसे पहले आपको बस ये सोचना है कि इसमें बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है। कब, अगर क्योंकि इसमें फोर्स 0 नहीं होती है, और अगर फोर्स 0 नहीं होगी तो उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन इतनी फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि उस बॉडी को डिस्प्लेस कर सके। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले एक आपको टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है क्या, मोमेंटम। क्या पढ़नी पड़ेगी, मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम का मीनिंग होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called momentum. Is called momentum. It is represented by P. It is represented by P. ठीक है बेटा, P से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे, सपोज ए बॉडी of mass m is moving with a
velocity with a velocity v, with a velocity v, then momentum of that body is given by, देखिए कैसे लिखेंगे मोमेंटम, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन देखा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास कितना है m है और वेलोसिटी कितनी है v है, तो इसको क्या लिखेंगे मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो गया p और मास क्या हो गया m और वेलोसिटी क्या होगी v, तो क्या हो गया p इक्वल टू mv। v क्या है वेलोसिटी, m क्या है मास और p क्या है मोमेंटम। अब मैंने आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो पढ़ाया है, तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मास की क्या होती है किलोग्राम और इसकी क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा यूनिट मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम का मीनिंग अगर हम फिजिकल सेंस समझे तो ऐसा समझे कि हमने एक बॉडी को लिया और फेंक दिया, तो इसका मतलब बॉडी में मास होगा और उस बॉडी को हमने बहुत जोर से फेंक दिया है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं मोमेंटम। तो ये आपके पास P इक्वल टू mv। तो आपको दिख रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी स्पीड से फेंकेंगे उसका मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। मोमेंटम याद रखना, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। ओके, और मास कैसी क्वांटिटी है, मास कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं एरो का साइन बनाकर लिख रहा हूं आप मत लिखना कॉपी में ऐसे, आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे अलग से ऐसे कि P कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी और M कैसी क्वांटिटी है स्केलर और आपके पास V कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, इस तरीके से लिखना। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास क्या है मोमेंटम। तो मोमेंटम जब हमने पढ़ लिया, अब हमने आपको हेडिंग लिखवाई अभी स्टार्टिंग में कि 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ रेट ऑफ लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये वही है कि मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन किया। सबसे पहले मोमेंटम को देख लीजिए, उसके बाद हम चलते न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो देखिए मोमेंटम तो सिंपल था, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is equal to the external force, is equal to the external force which is acting on that body। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी रेट का आता है, ये जो नाम लिखा हुआ रेट, इस रेट का मीनिंग होता है कि टाइम के साथ चेंज होना। किसके साथ चेंज होना, टाइम के साथ चेंज होना। तो हम इसको लिखेंगे F इक्वल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था डेल्टा P और P में अंतर है। डेल्टा P का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बेटा, और जबकि P का मतलब क्या है मोमेंटम। तो दोनों में प्लीज बच्चों ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से कि अगर P लिखा हुआ है तो P का मतलब मोमेंटम, अगर डेल्टा P लिखा हुआ है तो इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम। ओके, और चेंज इन मोमेंटम को हमको क्या बोलते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऐसा बोलते हैं। और डेल्टा T को क्या बोलते हैं, डेल्टा T को बोलते हैं चेंज इन टाइम। और टाइम भी कैसा आपके पास
फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां पर देखो एफ लिखा हुआ है, यहाँ डेल्टा एफ नहीं लिखा हुआ, और एफ को यहां लिख सकते हैं एक्सटर्नल, और कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है। ठीक है, तो ये एफ इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो ये आपके पास आ गया। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो ये आपके पास क्या बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब बहुत से बच्चे ये सोचोगे सर फिर इसको एफ इक्वल टू एम को क्या बोलते हैं, एफ इक्वल टू एम भी इक्वेशन है, लेकिन वो आई कैसे को हम आपको यहां बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो एफ इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी क्या था, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। अब चलते हैं हम कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे अच्छे से समझिएगा, मैं आपको यहां लिख रहा हूं। तो देखिए, सपोज ए बॉडी which is moving with an initial velocity u at time t equal 0, ठीक है, and gets final velocity v in time t2 equal t, और ये t1 इक्वल 0 था। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो यानी कि एक बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, u से, t1 इक्वल टू 0 पर, एंड गेट्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t2 इक्वल टू t अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स f। ये मतलब किसी फोर्स के अंदर पहले t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, और फिर t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो अब जब उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है, टाइम भी हमने कैलकुलेट करा, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। लिखेंगे नाउ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग क्या बताया मैंने, डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम यानी P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि P2 माइनस P1। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 क्या होता है, P2 तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखूंगा P2 इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी तो v है, और P1 कितना हो जाएगा, P1 है इनिशियल मोमेंटम, तो ये कितना रहेगा, मास तो सेम ही रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना आपके पास u है। तो डेल्टा P कितना आता है, डेल्टा P आपके पास आ जाता है mv माइनस के mu। तो इसको सॉल्व करें तो डेल्टा P की वैल्यू क्या रहती है, m और v माइनस u। ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। आगे बेटा चेंज इन मोमेंटम, अब बिकॉज वी नो दैट एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T।
तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एम और v माइनस यू और अपॉन में टाइम कितना है? डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितना? डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास कितनी है? T2 माइनस T1। तो हम देखें तो m और v माइनस यू और अपॉन में क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, क्योंकि T2 तो क्या आपके पास? T2 तो कितना है? t है, और ये है क्या आपके पास? 0। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो फोर्स आपके पास आया है वो कितना आया है? m v माइनस यू अपॉन में t, ये आपके पास फोर्स आया है। और आप एक चीज तो जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज ये क्या आपके पास? ये आपके पास टर्म क्या बन जाती है? ये बन जाती है एक्सेलरेशन। क्या बन जाती है? एक्सेलरेशन। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम इंटरवल, ये आपके पास बनती है। बनती नहीं बनती है? तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां रिप्लेस कर देंगे, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? ma। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू ma। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि मास तो क्या बेटा? कांस्टेंट है। मास तो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि मास तो कहीं भी लेके चले जाओ, जितना मास अर्थ को होगा किसी बॉडी का, उतना ही मास दूसरे प्लेनेट की होगा। तो मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? a। ठीक है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। और आपको मैंने ग्राफ भी बताया था। ग्राफ कब बताया था? जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था कि अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, यानी दोनों सिंगल पावर में हों, तो ध्यान रखना उनके बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये f है, ये a है, तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम ऐसे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या था आपके पास? वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब अगर हमने वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर दिया है, तो अब हम और भी आगे जा सकते हैं, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखिए कैसे करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन को। फिर मैं इन पे तीनों पर एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए एक्शन एंड, और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपके पास होता है। इसको समझेंगे कैसे? थियोरेटिकली तो ये आसान है कि ईच एंड एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लाइक ऐसे, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई, ये आपके पास एक बैट है, ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या एक बैट है, ये आपके पास क्या होगा? एक बैट। और अगर मान लीजिए इससे एक बॉल आती है ऐसे, ये बॉल है, ओके, ये बैट और बॉल हो गए। अब आप जानते हैं कि जब मैं ये दोनों आपस में एक दूसरे में कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि लाइक ऐसे, इस तरीके से संपर्क में आएंगे तो बॉल ऐसे आ जाएगी। तो क्या होगा? इसका सिंपल सा ये एक फंडा बनेगा कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, बॉल फोर्स लगाएगी, बॉल एग्जर्ट ए फोर्स ऑन बैट लगाएगी, एंड बैट ऑल्सो एग्जर्ट ए फोर्स
on ball which is opposite the force applied by बॉल। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉल, ये मान लीजिए बॉडी 1 है और ये बॉडी हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो ये बॉल एक्सर्ट ऑन बैट, तो आप क्या लिखोगे F12, क्या लिखोगे F12 फोर्स, ये लिखोगे। जबकि बैट एक्सर्ट ऑन किस पर, एक्सर्ट ऑन बॉल, तो यानी कि F21, तो वो क्या होगा फोर्स, ठीक है। दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो अगर एक 10 लगाएगा तो दूसरा भी 10 ही लगाएगा, लेकिन वह फर्क किसका होगा, डायरेक्शन का। तो ये अगर ऐसे लगाएगा, ये बॉल पर, ये बैट पे ऐसे लगाएगा, तो बैट इस पर ऐसे अप्लाई करेगा। तो देखिए डायरेक्शन में चेंज आ गया, किसमें चेंज आया, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड विल बी सेम while direction will be opposite। डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, तो मैं लिख सकता हूं F12 इक्वल टू माइनस F21, ये मैं आपके पास इसको लिख सकता हूं। चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं F12 और प्लस F21 इक्वल 0 at any instant of time, at any instant of time। ये आपके पास क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप फ्लोर पर खड़े हुए हैं, तो फ्लोर पर आपका वेट लग रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्लोर आप पर फोर्स न लगा रहा हो। तो आपने फ्लोर पर अपना वेट लगाया, तो फ्लोर ने भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। तो इसी तरीके से है, जैसे सपोज ये इंक ऐसा रखा हुआ है, अगर इस इंक पॉट का वेट नीचे की तरफ है, मतलब ये फोर्स का लगा रहेगा नीचे की तरफ, तो मेरे हाथ ने भी तो इस पर फोर्स लगा रखा होगा, तभी तो ये एक जगह रेस्ट में है। अगर ये हाथ इस पर फोर्स नहीं लगाता तो ये नीचे गिर जाता अपने वेट की वजह से, जैसे ये, क्योंकि इसके नीचे कोई रिएक्शन नहीं था। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में होंगी, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी इस तरीके से, तो वो एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगी। तो इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे हमने आपको बता दिया, फर्स्ट लॉ बता दिया, सेकंड लॉ बता दिया, थर्ड लॉ बता दिया, अब हम इन पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। मेन चीज, अब न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादा टाइम लेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और किस तरीके से उसके आंसर निकालेंगे वो देखिए आप। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ पढ़ाया, तो अब हमने आपको लेक्चर में स्टार्टिंग में बोला था कि फोर्स कैसी होती है, कितने टाइप की हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स वैसे बहुत होती है टाइप्स ऑफ फोर्स, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन सी होती है। पहले लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होती है, F इक्वल टू mg, ठीक है। दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो चार्ज पे लगती है, वो होती है F इक्वल टू QE। और एक क्या होती है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है आपके पास F इक्वल टू QVB, ठीक है। ये होती है, ये आपको पढ़ने नहीं है, बस पता होनी चाहिए कि आपके पास होती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी फोर्स होती हैं,
मैग्नेटिक फोर्स, एक होते हैं आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। कैसी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस ऐसी अप्लाई होती हैं। और लास्ट में ये भी लिख सकते हैं आप स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स ये भी होती है, ठीक है ना। इलास्टिक फोर्स कहाँ लगती है? तो स्प्रिंग में लगती है, ठीक है। जैसे कोई बॉडी अगर कोई बॉडी कहाँ बांधी जाए? स्प्रिंग से, तो वो क्या होती है? इलास्टिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के बीच लगती है, न्यूक्लियस बोले तो लाइक एटम में जो न्यूक्लियस में लगती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। एटम के अंदर कौन होता है सेंटर में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। जबकि चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज मोशन में हो तो उस पर लगते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की फोर्सेस हैं जो काम करती हैं। और भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देता हूं नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स? नॉर्मल फोर्स। चलिए एक और लिख देते हैं, इसका मतलब क्या? टेंशन फोर्स। क्या होती है? टेंशन फोर्स। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास का टाइप्स ऑफ फोर्स है। जनरली ऐसी आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं कि इनके बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जा सकता है? नॉर्मल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और F=mg और टेंशन फोर्स। इसके और इन तीनों के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है FBD। FBD की फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम वो चीज होती है इन दिस we can represent all the forces acting on a body। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या है कि वो एक बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये है एफबीडी। अब जैसे मैंने आपको यहां 3 नाम बताए, वो हमें बहुत ज्यादा यूज करने हैं। पहला वेट क्या होता है? mg, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं n। क्या बोलते हैं? n। और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग बोले तो रस्सी में टेंशन। ये 3 चीज हमारे सामने बहुत ज्यादा आने वाली है। अच्छे से इसको देख लीजिए कौन कौन? वेट, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन को दिखाते हैं किससे? टी से, ठीक है। ये तीनों हमें अच्छे से एफबीडी में रिप्रेजेंट करनी है। अब मैं एक एक करके बताऊंगा, वो आप देखिए कैसे करेंगे। तो एफबीडी का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब चलते हैं सबसे पहले एफबीडी बनाने के लिए। तो देखेंगे ए बॉडी of mass m which is placed on a smooth horizontal table, placed है यानी at rest, then find the all forces
which is acting on it, ये हमने कोई ऐसे जनरली क्वेश्चन किया। तो एक बॉडी ऐसा रखी हुई है, डायग्राम में दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि ये आपके पास ग्राउंड लेवल है और एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो बॉडी है यहाँ पर, इस बॉडी में हम इसके साइज की बात नहीं कर रहे हैं, साइज मतलब इसके डायमेंशन को नहीं ले रहे हैं। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या m। तो सबसे पहला आप एक ध्यान रखिए, जब भी कभी ऐसा बॉडी बनी हुई होगी तो उसमें हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखना वेट ऑफ द बॉडी, और वो कैसे लगता है, which is always in vertically downward direction। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वेट क्या होता है आप जानते हैं, वेट क्या होता है mg। दूसरा हमें क्या चेक करना है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन which always acts perpendicular to the surface on the body। ये दो चीज हमें देखनी है। और टेंशन कहाँ आएगी, जब रस्सी होगी, तो रस्सी तो यहाँ आई नहीं, तो सबसे पहले ये दो चीज आपको देखनी है। तो अगर इसका मास है, मास कितना है इसका m, तो मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो एफबीडी कैसे बनाएंगे, एफबीडी के लिए क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा पॉइंट मान लेंगे ऐसे। आप बताओ इसका वेट कहां होगा, तो मैंने क्या लिखा हुआ, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ऐसे, ये हो गया वेट। क्या हो गया, ये वेट, ठीक है बेटा, ये आपके पास वेट आ गया। अब आपसे दूसरा पूछा है, अब आप देखिए ये जो ब्लॉक है ये फ्लोर पर अपना वेट लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं थोड़ा सा समझाने के लिए, तो कुछ ऐसे लगेगा, ये इसका वेट का लगेगा नीचे mg, ठीक है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा ऊपर ऐसे। कौन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो ब्लॉक है, ब्लॉक वेट किस पे लगा रहा है, सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस भी तो इस पर लगाएगा, अगर सरफेस इस पर नहीं लगा तो बॉडी रेस्ट में नहीं रहती। तो यार हमें ये लिखा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन n ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड, ये लिख देना, बस ये लिख देना ऑन द बॉडी। तो देखिए, तो नॉर्मल रिएक्शन का लगेगा ऊपर की तरफ, ये लग गया। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में क्या, जीरो, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या, जीरो। केवल ये है एक, कौन सी, एक तो mg, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, तभी तो किसमें ये बॉडी रेस्ट में है। तो मैंने आपको बताया था ना क्या, एलजेब्रिक सम, यह लिख देना, इफ नेट फोर्स इक्वल 0 ऑन द बॉडी इट विल बी एट रेस्ट। तो मैं लिख सकता हूं क्या, n किसके इक्वल है, n इक्वल है mg के। तो अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो क्या बोला, इफ बॉडी, अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो सारी फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो लिखेंगे
it will be at rest, which means all forces कौन कौन सी, वर्टिकल, अपवर्ड, इक्वल, वर्टिकल, डाउनवर्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर हो गई और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगी नहीं रही थी, तो इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई, mg के। नॉर्मल किसने लगाई, नॉर्मल लगाई किसने, हॉरिजॉन्टल सरफेस ने। किसने लगाई बेटा, हॉरिजॉन्टल, मैं लिख देता हूं बाई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। जबकि ये किसने लगाई, बाई ब्लॉक ऑन सरफेस, ठीक है। जबकि ये क्या है, बाई हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन ब्लॉक। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस आ चुकी हैं। तो ये इसका बन गया FBD। क्या बन गया बेटा, ये इसका FBD। जब ये FBD बन गया है तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, देखिए कैसे। न्यूमेरिकल कैसे लेते हैं, देखिए बेटा, फाइंड the normal reaction, find the normal reaction on a block of mass m equal 20 kilogram which is placed on a horizontal सरफेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, इसका मास कितना है, मास है इसका 20 किलोग्राम। तो इसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी क्या होगा, एफबीडी ये होगा कि एक इसको छोटे की, तो इसको ऐसा बना लेंगे और इसका वेट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, कितना हो जाएगा 20g। वेट तो क्या होता है, mg होता है, तो mg तो ये हो गया, और नॉर्मल एक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे बिकॉज body is at rest, so that vertical forces are equal। तो लिखेंगे n किसके इक्वल हो गया, mg के, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो n की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू g, और लिख देंगे यहाँ पर g कितना दे रखा है, g दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख देंगे 20 इंटू 20, तो n की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 20 इंटू 10 तो कितना 200 न्यूटन। क्या आ गया बेटा, 200 न्यूटन। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन कितनी अप्लाई हो रही है। ओके, बहुत अच्छे से समझेगा, ध्यान से। सब कितनी भी बॉडीज हो, सब एक दूसरे पर क्या अप्लाई करेंगी, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेंगी, ठीक है। जब हमने आपको ये बता दिया है तो थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। और अभी देखिए ये सारी बॉडी रेस्ट में है, तो यानी कि ये कौन से लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पर। तो अगर मैं और आगे चलता हूं और न्यूमेरिकल लेता हूं, तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक ब्लॉक की जगह दो ब्लॉक ले लेता हूं। कैसे, केस सेकंड, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे। केस सेकंड क्या बोलता है, लाइक ऐसे, इसका मास कितना है, इसका मास मान लीजिए कितना 2 किलोग्राम। इसका मास कितना, इसका मास मान लीजिए 5 किलोग्राम, ठीक है। ये m1 मान लीजिए और ये m2 मान लीजिए, ठीक है, m1 और m2। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब लिखेंगे सिस्टम इज एट
रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन between both block and surface block। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा बड़ा आसान है सब होता। सबसे पहले हमने क्या बोला, जब भी कभी हम मान लीजिए आपको मास गिवन नहीं होते तो इसका सिस्टम केस टू कैसे होता। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सॉल्यूशन अच्छे से देखना बेटा, ये आपके पास क्या एक ब्लॉक है, तो सबसे पहले बनाएंगे FBD ऑफ M1, FBD ऑफ M1। तो कैसे बनाओगे, देखो इस M1 को ऐसा बनाओ, इसका वेट क्या होगा, वेट तो हमेशा क्या लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कितना वेट लगेगा नीचे की तरफ M1G। ठीक है, अब ये बताइए एक तो हो गया लिखेंगे वेट कितना हो गया M1G और वो भी कहा डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा फोर्स कौन सा हो गया, दूसरा जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, दूसरा फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन बाई ब्लॉक M2 ऑन ब्लॉक M1। अब आप मुझे बताइए इस वाले ब्लॉक को कौन नॉर्मल रिएक्शन देगा, सरफेस या फिर ये वाला ब्लॉक। याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वो ही देता है जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो ये वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला ब्लॉक किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय ब्लॉक M2 ऑन ब्लॉक M1, वो होगा N1 और वो भी कहां, ऊपर की तरफ। कहां होगा, ऊपर की तरफ। क्यों, ये वेट लगाएगा नीचे तो ये ब्लॉक लगाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास N1। ठीक है, और कोई फोर्स लग रही है इस पर नहीं, तो इसका मतलब अब ये रेस्ट में है। किसमें, ये रेस्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो N1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा M1G। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 2, G की वैल्यू 10 मान लीजिए, तो N1 की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक के बीच में। तो ब्लॉक के बीच में क्या मानिए आपने, नॉर्मल रिएक्शन N1, और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए N2। तो N1 तो कितना है, 20। कितना है बेटा 20। अब किसकी बात करते हैं, दूसरे ब्लॉक की। तो देखो FBD ऑफ ब्लॉक 2, तो बनाइए जरा कैसे बनाएगा, ध्यान रखना। FBD क्या होता है, जितनी भी सारी फोर्सेस है सबको दिखाना है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका आएगा वेट, किसका वेट, इसका वेट का आएगा नीचे की तरफ, तो वो क्या आएगा, वेट M2G डाउनवर्ड। लग गया फोर्स। दूसरा क्या आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। अब ये देखो इसका वेट का लगा नीचे की तरफ, तो ये N2 का लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वाला सरफेस मैंने लिखा हुआ है कि जब दो आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो अगर ये इस पे वेट लगाएगा नीचे तो ये इस पे N2 लगाएगा ऊपर। तो लिखेंगे नॉर्मल बाय सरफेस, वो क्या होगा N2, और वो कहां होगा, ऊपर की तरफ। और कोई फोर्स लग रही है, सोच लीजिए अगर और लग रही हो तो। बिल्कुल एक फोर्स और लग रही होगी, वो कौन सी है, थर्ड वाली। छोटा वाला ब्लॉक कहां लगा रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक का। अब आप सोचो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोबारा सुन लीजिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन बाय ब्लॉक M2 ने इस पे लगाया था N1 ऊपर की तरफ,
ये लगाया था। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर M2 ने M1 पर ऊपर की तरफ अप्लाई किया है तो M1 भी M2 पर उसके उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो लिखेंगे नॉर्मल बाई ब्लॉक M1, तो वो क्या होगा डाउनवर्ड, कितना होगा N1, कितना होगा N1। तो अब देखिए एफबीडी कैसे बना, एफबीडी बना नीचे M2 जी तो कहां हो गया डाउनवर्ड, ओके, N2 कहां हो गया ऊपर और N1 कहां हो गया नीचे, ये आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, किसमें है रेस्ट में। तो रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ, रेस्ट का मीनिंग ये हुआ कि अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड कौन सी है N2 और N1 कितना N1 और प्लस ये कितना M2 जी, ये आपके पास आ गया। और N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 20, तो 20 और प्लस ये कितना आ जाएगा 5 और इनके में कितना है 10, तो कितना है आपके पास 70 न्यूटन, कितना है 70 न्यूटन, ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। याद रखना आपको सारी फोर्सेस को दिखाना है जो ब्लॉक पर लग रही हैं, और अगर रेस्ट में है तो ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स और राइट हैंड फोर्स बराबर लेफ्ट हैंड फोर्स। तो राइट और लेफ्ट में तो कोई फोर्स लगी नहीं रही है, तो इसलिए यहां पर ये अच्छे से इस न्यूमेरिकल को देखिए। हो सकता है कि आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हो और आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर ना समझ आए तो मैंने फिर बोला आप मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, मैं आपको इसको समझा दूंगा। लेकिन पहले अपना बेस्ट एफर्ट अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस करना। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने आपको ब्लॉक के कुछ न्यूमेरिकल समझाए, आपके पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन कीजिएगा, कोई नहीं समझ आए तो मुझे बताइएगा। अब मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कैसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो रेस्ट में नहीं होंगे, यानी कि वो मूव करेंगे। तो यहां मैं बता रहा हूं मूविंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम, मूविंग सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके पास एक सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वो भी कैसा, फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या होता है, स्मूथ सरफेस। कैसा होता है, स्मूथ सरफेस। और यहां पर ऐसे ब्लॉक रखे हुए हैं, ये रखा हुआ है। इसका मास कितना, इसका मास है 2 किलोग्राम, कितना है 2 किलोग्राम। और इस पर फोर्स लग रही है ऐसे, फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन, कितनी लग रही है 20 न्यूटन ऐसे। ध्यान रखना एरो का साइन इधर है, तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो आपसे पूछेगा फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हम बता सकते हैं कैसे, सिंपल है, एफ की वैल्यू लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो सिंपल है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, एफ इक्वल क्या होता है एम ए, एफ इक्वल क्या होता है हम बता चुके हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 20 और मास कितना है 2, एक्सेलरेशन बताओ तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ओके। लेकिन थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, कैसे, ये फर्स्ट केस था, लाइक ऐसे, ये ब्लॉक ये कितने का है 2 किलोग्राम का ही है। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग गई, कितनी, F1 की वैल्यू 50 और एक फोर्स ऐसे लग गई, F2 की वैल्यू कितनी
10। ठीक है, ये लगे। तो अब बताना है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो अब इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपने देखो कौन सी फोर्स ज्यादा है, F1 ज्यादा है, तो लिखेंगे बिकॉज F1 ग्रेटर है क्या है, F2 है, देन बॉडी विल मूव टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन जाएगी। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एफ नेट, और एफ नेट किसके हो जाएगा, एम ए के। क्या लिखेंगे, एफ नेट। और एफ नेट का मतलब क्या होता है कि कौन सी में से कौन सी फोर्स को माइनस करना है, तो इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस करना है। तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 इक्वल्स टू एम ए। तो F1 कितना, F1 हमारे पास है 50 माइनस F2 कितना हमारे पास 10, और इक्वल मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन तो कितना है 40, तो कितना है 2a, तो एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हमने आपके पास सिंपल आंसर कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छे से देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व नहीं किया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, ये एक ब्लॉक था। अब हम इसमें क्या करते हैं, दो ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, दो ब्लॉक को कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दो ब्लॉक की क्वेश्चन करेंगे ऐसे। ये चलिए पहले एक ब्लॉक का क्वेश्चन करता हूं, फिर दो ब्लॉक के कराता हूं। तो लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन, इसका मास कितना है, मास है इसका 5 किलोग्राम। ठीक है, और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और सिस्टम किसमें, सिस्टम इज एट रेस्ट। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये ग्राउंड लेवल है। और यहां पर फोर्स लग रही है कितनी, यहां पे एक फोर्स लग रही है कितनी, 100 न्यूटन की। कितनी फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की नीचे की तरफ। ओके, तो अब बताइए क्या आएगा सॉल्यूशन। तो जरा देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। अब एक चीज बताइए, इस ब्लॉक के इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 0। इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना वो राइट जा सकते हैं ना वो लेफ्ट जा सकती है। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ नाउ एक्सेलरेशन इज 0 इन राइट, बस एक्सेलरेशन इज 0 लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन तो क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन तो क्या होगा 0, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रही। फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर और नीचे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये छोटा सा, इसका वेट कहाँ होगा, वेट तो वैसे कहाँ होता है डाउनवर्ड, तो वेट हो गया डाउनवर्ड। तो कितना वेट है 5, यानी कि 5g। तो वेट कहाँ हो गया, वेट आपके पास हो गया डाउनवर्ड, अब वो भी कहाँ mg, पहला फोर्स। दूसरा, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स लग रहा है कितना, फोर्स लग रहा है इस पर नीचे की तरफ, कितना लग रहा है 100 न्यूटन। कितना लग रहा है 100 न्यूटन। ओके, और एक ग्राउंड है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जमीन को तोड़कर निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, नहीं, रेस्ट में जाएगा। थर्ड फोर्स क्या लगेगी, नॉर्मल, यानी कि फोर्स का लगेगा इस पे, ये एफ नीचे यानी कि लगा दिया, और नॉर्मल का लगेगा ऊपर, यानी कि एन लगेगा ऊपर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये दोनों डाउनवर्ड हो गए, अपवर्ड होगी, और ये बॉडी किस में है, रेस्ट में। तो रेस्ट में मीनिंग क्या, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो लिखेंगे N इक्वल F प्लस 5G। तो N की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 100 और प्लस 5 इंटू 10, तो N की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन। तो इसका मतलब दोनों आंसर आ गए। एक्सेलरेशन क्या है इसका 0 और नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है 150 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये इस तरीके के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को बार बार अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको करने आ गए तो समझ लीजिए आपने फिजिक्स में बहुत बड़ी चीज सॉल्व कर ली। और आपके लेवल पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब वो आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। तो चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं दो ब्लॉक की। ठीक है, ये तो रेस्ट में था, हम अभी मूविंग सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, दो ब्लॉक है, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक ऐसे आपस में रखे हुए हैं। इसका मास कितना है 2 किलोग्राम और इसका मास कितना है 1 किलोग्राम। अब आप देखिए ये यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है 100 और यहां पर फोर्स कितना लग रहा है 50। ओके, तो आपको बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करना बड़ा आसान है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, ये आपके पास है ब्लॉक और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक को यहां रख दिया मैंने, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था और एक ब्लॉक ये रखा हुआ था। और ये कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना लग रहा है आपके पास 100 और ये कितना फोर्स लग रहा है 50। और सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस, यानी कैसा सरफेस है, स्मूथ। ये स्मूथ सरफेस है, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि अगर मैं एफबीडी बनाऊं, अब आप कुछ सोचिए, अगर मैं अपने इस हाथ को और इस हाथ को ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो इसका मतलब इस हाथ ने इस पर फोर्स लगाया तो ये भी इस पर लगाएगा फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां उसने पूछा रिएक्शन, क्या पूछा यहां रिएक्शन, तो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से, जबकि नॉर्मल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ये हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। इसका मीनिंग क्या, रिएक्शन। तो अब देखिए एफबीडी कैसे बनेगा, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। अब ये सिस्टम बताओ रेस्ट में मोशन में है, ये तो मोशन में है, क्यों, बिकॉज F1 और ये F2, तो F1 ग्रेटर F2, तो यानी कि सिस्टम इज इन मोशन। अब वो भी किधर, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स कहां जा रहा है, राइट की तरफ को जा रहा है। तो इसका मतलब आप देखिए एफबीडी बनाइए। एफबीडी कैसे बनता है, इस ब्लॉक को, ये M1 है और ये M2 है, ये M1 और ये M2, तो इसको एफबीडी बनाइए। छोटा सा ब्लॉक ये बना है, इसका वेट का लगेगा डाउनवर्ड, यानी कि ये लग गया वेट, कितना, इसका वेट लगेगा 2G। ओके, ये आपके पास वेट हो गया 2G। और इस पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो कहां लगती है, वैसे सरफेस के परपेंडिकुलर, वो लगेगी ऐसे, ये होगी N1। क्या होगी N1, जो सरफेस लगाएगा ऊपर की तरफ को। क्योंकि एफबीडी का मीनिंग क्या है, एफबीडी बना रहे हैं हम यहां, तो एफबीडी का मीनिंग क्या है,
एफबीडी ऑफ M1, तो एफबीडी का मीनिंग है कि एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो। तो ये 2G हो गया। अब इधर देखिए, इस ब्लॉक का एफबीडी बना है तो डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 और वो भी कितना 100। ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए और कोई फोर्स लग रही है? बिल्कुल लग रही है। कैसे? इन दोनों के बीच। अब आप कुछ सोचिए, M1 वाला किस पर फोर्स लगा रहा है? F1 जो फोर्स लगा रहा है वो इस पर लगा रहा है, तो यानी कि जो M1 वाला ब्लॉक है वो M2 पे ऐसे लगा रहा होगा, तो ये इस पर लगाएगा R1, तो ये इस पर लगाएगा R1 इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मीनिंग क्या हुआ? अगर M1 ने इस पर एक रिएक्शन लगाई R1, तो इसका मतलब छोटा वाला ब्लॉक इस पर लगाएगा R1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन आ रहा? R1। ये किसने लगाई है? बाई M1। ठीक है। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? आप देखेंगे F1 क्या बड़ा है किससे? R1 से। कैसे पता लगा? क्योंकि सिस्टम कहां जा रहा? राइट में। सिस्टम कहां जा रहा है? इधर की साइड में। अगर साइड में इधर जा रहा तो ये ज्यादा हो गया, तो हम लिखेंगे F नेट। क्या लिखेंगे? F नेट इक्वल्स टू MA। तो आप देखिए F नेट कितना है? F नेट होता है दिस माइनस दिस, तो F1 माइनस R1 इक्वल्स टू मास कितना है? M1। M1 कितना आपके पास? M1 आपके पास है 2, तो 2A और इक्वेशन क्या बनी? 1। इक्वेशन क्या बनी बेटा? 1। ओके। इसी तरीके से फिर हम बात करते हैं किसकी? इसकी देखिए, इसकी इक्वेशन क्या बनी? इसका एफबीडी बना, तो मैं लिख देता हूं एफबीडी ऑफ M2। तो बताइए क्या आएगा? अब जबकि इस वाले फोर्स को कोई यूज नहीं आया इस बार, तो मैंने देखिए ये ना, इस पर देखिए, इस पर इधर की साइड में कितना फोर्स लग रहा है? 50, और नीचे की तरफ को क्या लग रहा है? वेट, यानी कि 1G, और ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन N2। और इस डायरेक्शन में अब आप देखिए R1 इस पर इधर लगी थी, तो इस पर इधर लगेगी, तो ये R1 किसने लगाई? बाई M2, सॉरी ये बाई M2 और ये बाई M1। ठीक है बेटा, ये आपको अप्लाई किया। तो अब आप देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा है? क्योंकि सिस्टम राइट में ही जा रहा है, तो इसका मतलब R1 ग्रेटर है किससे? 50 से। तो आप लिखेंगे F नेट इक्वल्स टू MA। तो F नेट कितना है? F नेट आपके पास R1 माइनस 50 और इक्वल्स टू कितना हुआ? 1A। तो ये इक्वेशन क्या बनी? 2 बनी इक्वेशन दोनों। तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व कर दो। तो देखो कैसे? F1 माइनस R1 और सॉरी F1 माइनस R1 इक्वल्स टू 2A, और F1 की वैल्यू कितनी है? 100, तो यहाँ लिख दीजिए 100 और माइनस R1 इक्वल्स टू 2A। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है? R1, ये आपके पास, ये एक काम करता हूँ, यही लिख देता हूँ F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100 है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये आपके पास कितना आएगा? फ्रॉम 1 and 2, तो 100 माइनस R1 इक्वल्स टू 2A, और दूसरा क्या है? R1 माइनस 50 इक्वल्स टू 1A। दोनों डिवाइड करो, R1 से R1 कैंसिल, तो 100 में 50 का कितना रहेगा? 50 और इक्वल्स टू 3A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। आया बेटा? अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या पुट करो? पुट इन 1 में पुट कर दो। 1 आपके पास है, तो 100 माइनस R1 इक्वल्स टू कितना है? 2 इंटू 50/3, यानी कि 100/3। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 200/3 न्यूटन। ये आपके पास आंसर है। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आप इससे आगे के क्वेश्चन में तभी कराऊंगा जब आप यहां तक इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे और पीछे के क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हिम्मत मत हारना, आपको सीखना है, ये सीखने की उम्र है। और अगर आप इस लेवल पे इन क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो इसका मतलब यू विल बी ए विनर, यानी कि आप एक योद्धा हैं और आपको ये लड़ना ही है, यहाँ जीतना ही है, आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है।
वो मैं हूं। अगर आप क्या करोगे, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। प्लीज डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे तो फिर हम अच्छा लेवल कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा और कोई डाउट ना समझ आए तो मुझे आप जरूर कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में याद रखना न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हैं। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, मैं आपको इसको समझा दूंगा, लेकिन पहले अपना बेस्ट एफर्ट अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस करना। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे, कोई उसी पैटर्न का, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन ले लेते हैं सिमिलरली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कराया था, तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, और उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास कितना, 2 और इसका मास 3, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। ये M2 है और ये M1 है। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, मान लीजिए F लग रहा है कितना, 50, और यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 लग रहा है आपके पास कितना, 10। ओके, तो अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया था इससे पहले, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या फाइंड करना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बोले तो दोनों ब्लॉक, एंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ये आपको बताना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप अगर पहले क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे एक्सेलरेशन मैंने एक ही निकाला है, और आपको बताऊं ना तो एक्सेलरेशन ऐसे केस में, ठीक है ना, अगर कैसा सरफेस होता है स्मूथ, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन हमेशा एक ही आएगा, इसका भी और इसका भी, दोनों का एक्सेलरेशन कभी भी अलग अलग नहीं आ सकता। तो मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। जब आपको पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो मैं लिख दूंगा बिकॉज both blocks moves with same acceleration, then हम क्या लिख सकते हैं, F1 ग्रेटर F2, यानी कि मूविंग टूवर्ड्स राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल, क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टोटल मास इनटू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो एफ नेट इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। तो एफ नेट कितना है, तो एफ नेट देखिए F1 कितना है, बिकॉज F1 कितना है, F1 है आपके पास 50 और F2 कितना आपके पास, F2 है आपके पास 10, तो यहां रख दीजिए। तो F नेट कितना आ जाएगा, 50 माइनस 10 और इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना है, 2 और 3 5, यानी कि M1 प्लस M2 और इंटू ए, यानी कि 40 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू ए, तो यानी कि 40 इक्वल टू 5A। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, क्या गया ये, एक्सेलरेशन। लेकिन अब हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स देखिए कैसे निकालेंगे, एफबीडी बना लेता हूं। अब रिएक्शन क्या है, अगर ये इस पे लगाएगा तो ये इस पे लगाएगा R1, तो ये इस पे इधर की डायरेक्शन में लगाएगा R1, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफबीडी ऑफ किसका बनाओ, M1 का। M1 का एफबीडी बनाओ, कितना आएगा, तो देखिए
वेट का होगा डाउनवर्ड कितना होगा 2g, नॉर्मल एक्शन का होगी अपवर्ड वो होगी n1, इस डायरेक्शन में क्या होगी f1 ये होगी, और इस डायरेक्शन में क्या होगी r1, तो ये आपके पास होगी r1, ये आपके पास आ गया। इन दोनों से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि f1 ग्रेटर है किससे r1 से, तो वही fnet, तो मैं क्या लिखूंगा fnet इक्वल्स टू m1a, क्योंकि हम किसका एबिलिटी बना रहे हैं m1 का, तो इसलिए m1a, तो fnet कितना f1net कितना f1 माइनस r1 इक्वल्स टू m1 इंटू a, ठीक है। तो f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 50 माइनस r1, और m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू होगी आपके पास 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 8, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, r1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है कितने बेटा, r1 की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 34, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर r1 का सेम ही होगा, चाहे हम दूसरे का एफबीडी बना के दिखा देते हैं, तो एफबीडी इसका बना हो चाहे इसका बना, आंसर पर रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे पे ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। तो मैं दिखा देता हूं, तो देखिए एफबीडी ऑफ M2 का एफबीडी बना लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, एफबीडी बनाइए तो ये पॉइंट, इसका वेट का होगा डाउनवर्ड कितना 3d, नॉर्मल एक्शन का होगा ऊपर n2, और इधर की साइड में कितना फोर्स लगेगा 10, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा r1, इस डायरेक्शन, तो ये r1 आ जाएगा। कौन ज्यादा होगा r1, क्यों, सिस्टम किधर जा रहा राइट में, तो r1 ग्रेटर 10, और लिखेंगे fnet, fnet क्या आ जाएगा, fnet आ जाएगा m2a, तो fnet कितना है r1 माइनस 10 इक्वल टू m2a, तो r1 माइनस 10 इक्वल m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है आपके पास 3, और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 8, तो इसका मतलब r1 कितना आ जाएगा, r1 माइनस 10 इक्वल टू 24, तो r1 की वैल्यू कितनी है 34, तो देखिए यहां भी 34 यहां भी 30, तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए आपके पास आंसर सेम आएगा दो ब्लॉक के बीच रिएक्शन का। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, डरना नहीं है, हिम्मत के साथ काम करना है, और ये चैप्टर ये मैं आपको इसलिए ये न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं जिससे कि आप इनको सीखें, समझें, करें, और जो बच्चा इनको करेगा उसका IIT में और मेडिकल में जाने का सपना डेफिनेटली साकार होगा। बस आप डरना नहीं है कि ये टफ है, टफ तो हर चीज होती है, बस करने की बात होती है। अगर आपको 2 बार समझ नहीं आए तो आप मुझे 2 बार कॉल कीजिए, जितनी बार आप समझेंगे उतनी बार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।